नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी के पेपर शुरू हो चुके हैं और इसमें इतिहास के क्वेश्चन काफ़ी अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं। तो इतिहास के पूरे पोर्शन लगभग कवर हो चुके हैं। ये इसका लास्ट लेक्चर हो सकता है। 181 क्वेश्चन तक हम लोग 180 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं, तो उसे जरूर देख कर जाइए। अगर आपका एग्जाम है तो उसे जरूर से जरूर सभी क्वेश्चन देख कर ही जाइए। आज हम 181वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका, मजमुल बहरैन पुस्तक लिखने लाला मुगल शासक कौन था? तो यह थे आपके दारा शिकोह। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, आपके दारा शिकोह थे। व्याख्या देखते हैं। मजउल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक आपका दारा शिकोह थे। बाबर ने तुझके बाबरी, ठीक है ना, बाबर ने क्या लिखा? तुझके बाबरी लिखा था, जो कि तुर्की भाषा में बहुत बार पूछा जाता है। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, ठीक है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। आगे देखते हैं। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये है आपका विदिशा में, ठीक है। विदिशा में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विदिशा में। व्याख्या देखते हैं इसकी क्या दिया गया है। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कवर कराएंगे क्योंकि पेपर आपके शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं। भारत में वैष्णववाद की समृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा में स्थित है। इसका निर्माण कब किया था? 110 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है ना। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने करवाया था। इस स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। गरुड़ स्तंभ के बारे में पूछा जाता है। आगे देखते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो यह शासक थे आपके शाक्य थे, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, शाक्य थे। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक आपके शाक्य थे। वैशाली शासक लिच्छवी थे, ठीक है। कपिलवस्तु में शाक्य का शासक था और वैशाली की बात किया यहाँ पर लिच्छवियों का राज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो सराय घाट की लड़ाई जो है आपका 1671 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, 1671 में हुई थी। देखते हैं। सराय घाट का युद्ध 1671 ईस्वी में मुगल साम्राज्य और ओहम साम्राज्य के बीच हुई थी। मुगलों द्वारा असम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयास की अंतिम लड़ाई थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संलग्न को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका अगम सूत्र कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? अगम सूत्र कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, 185 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। व्याख्या देखें तो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र कहा जाता है। श्रुति सूत्र संकल्प सूत्र का भाग है, ठीक है ना। श्रुति सूत्र जो है संकल्प सूत्र का भाग है, जिसमें यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बताए गए हैं? यज्ञ संबंधी जो है नियम बताए गए हैं। आगे देखते हैं। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये है आपके मोरारजी देसाई, ठीक है ना। मोरारजी देसाई आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है आपका। मोरारजी देसाई भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी नई प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यताओं में रूस में कोई भी सभ्यता नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। देखते हैं। मेसोपोटामिया, ठीक है ना, मेसोपोटामिया हो गया मिस्र, भारत, बलूचिस्तान, सिंधु घाटी की बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं के गृह थे, जबकि दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है, ठीक है ना। दक्षिण एशिया इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? तो ये थे आपके वेबर मिलर थे, ठीक है ना। वेब मिलर थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, वेब मिलर थे। देखते हैं। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह के विरोध में प्रदर्शन को कवर किया था। धरसाड़ा सत्याग्रह मई 1930 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कब हुआ था? मई 1930 में यह हुआ था। कार्ल बर्नस्टीन अमेरिकी पत्रकार और लेखक थे, ठीक है ना। ये भी हो जाता है। आगे देखते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो छत्रपति की उपाधि ने कहाँ धारण की थी? तो रायगढ़ में जाते, रायगढ़ के किले में। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। व्याख्या देखें तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी ने रायगढ़ में 14 जून 1674 ईस्वी में
काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था, छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किससे करवाया था? गंगा भट्ट से। ठीक है ना, इन्होंने ही इनका राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो पाली कैनन की बात किया जाए तो ये आपका बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आगे और भी व्याख्या में दिया गया है इसमें, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। भगवती सूत्र की बात किया जाए तो जैन धर्म का ग्रंथ है। आपको पता है भगवती सूत्र जो है जैन धर्म का ग्रंथ है। पारसी धर्म के मूल ग्रंथ की बात की जाए तो जैन देव अवस्था है। ठीक है, बहुत बार एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। जैन देव अवस्था जो है पारसी धर्म का ग्रंथ है। तियो धर्म की बात किया जाए ताओ धर्म की, तो मूल ग्रंथ इनका ताओ चिंग है या दाओ दे जिंग है। ठीक है ना, ये आपकी ताओ सभ्यता का है। आगे देखते हैं, वाराणसी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना, तो वाराणसी का किला जो है देखिएगा उड़ीसा में है। ठीक है ना, ऐसा ना कीजिएगा वाराणसी का किला तो वाराणसी में है। ठीक है ना, उड़ीसा में है वाराणसी का किला। ठीक है ना, देखते हैं वही सेम चीज लिखा गया है और इसका निर्माण क्या है 10वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है ना, वाराणसी के किले का निर्माण आपका 10वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक आपके प्लेटो हैं। ठीक है, इसके लेखक आपके प्लेटो हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, प्लेटो है। ठीक है, देखते हैं रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। अरस्तु ने पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी। ठीक है, यही अरस्तु की बात की जाए तो इन्होंने आप कौन सी पुस्तक लिखी थी? पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी। ठीक है ना, प्लेटो को सुकरात का शिष्य या अरस्तु का गुरु कहते हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पहले सांसद बने थे भारतीय जो थे दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। जमशेदजी टाटा, देखिएगा इन्हें भी, जमशेदजी टाटा ने 1907 में भारत का पहला स्टील प्लांट की स्थापना की थी। इसे भी देखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, भीकाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में भारत का प्रथम तिरंगा फहराने वाले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे भी देखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो यह है आपका अमर जीवन। ठीक है ना, कौन है? अमर जीवन। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा अमर जीवन है। अमर जीवन आत्मकथा बंगाली लेखिका रस सुंदरी देवी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा? रस सुंदरी द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस शहर में फोर्ट विलियम को शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया था? ठीक है ना, तो ये आपका कोलकाता को किया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा। किसको किया था? कोलकाता को किया था। व्याख्या देखते हैं, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को कोलकाता के फोर्ट विलियम ने शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। इसके पहले न्यायाधीश जो थे कौन थे? सर एलिजाह इम्पे थे। ठीक है ना, कौन थे? सर एलिजाह इम्पे थे। इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो इसे हराया था आपका महमूद लोदी को हराया था। ठीक है ना, महमूद लोदी को हराया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। व्याख्या देखें तो बाबर ने 6 मई 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर को महमूद लोदी को हराया था। ठीक है, बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। ठीक है, आगे देखते हैं, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है घनानंद को हराकर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। व्याख्या देखो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। देखिएगा, बिंदुसार जो है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। देखिए, एक बिंबसार है, वो इसकी बात नहीं की है, बिंदुसार है। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसे अमित्रघात भी कहा जाता है। ठीक है ना, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है ना, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रिय, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अशोक को अभिलेखों में कौन सा नाम दिया गया? देव नाम प्रिय तथा देव नाम प्रियवशी के उपाधियों की विभूति थे, यानी इसे ये सब उपाधियां मिली थी। कुणाल जो था अशोक का पुत्र था। इसे दिशावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। ठीक है ना, अशोक के पुत्र को जो कुलार था इसे दिशा
वदान में कौन धर्म क्या कहा गया, धर्म विवर्धन कहा गया है, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया था। तो आपको पता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपके हरिहर प्रथम ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 हो जाएगा। हरिहर और बुक्का दोनों का नाम आता है यहाँ पर, हरिहर प्रथम यहाँ पर आ गया तो सही लगाएंगे। देखते हैं दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, ध्यान रखिएगा 1336 में हरिहर प्रथम एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, ठीक है ना। दंत दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। यही राष्ट्रकूट वंश की बात की जाए तो इसकी स्थापना आपके दंत दुर्ग ने की थी। बिंदुसार मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे, ठीक है ना। बिंदुसार जो थे और जो अशोक महान है इनके पिता थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये थे आपके अरोड़ा आसफ अली, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। ये थे आपके अरोड़ा आसफ अली जिन्होंने आपके जो है ग्वालियर टैंक में ध्वज को फहराया था, ठीक है। देखते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज अरोड़ा आसफ अली ने फहराया था, ठीक है ना। मातंगिनी हजारा भारत की क्रांतिकारी थी, उन्हें गांधी बुद्धि के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा उनके लिए खुल गई है। तो ये था आपका 1835 का चार्टर एक्ट, ठीक है। माफ कीजिए 1853 का चार्टर एक्ट। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा। 1853 के चार्टर एक्ट में ये बात कही गई है। देखते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया एक्ट 1774 में आया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया एक्ट की बात की जाए तो ये आपका 1784 में आया था, ठीक है। आगे देखते हैं 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था आपका, यहाँ से दो ऑप्शन और देख लेते हैं। यह है हाँ आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। देखते हैं 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था इसे हाइडेस्पीज युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका नाम क्या था, हाइडेस्पीज का युद्ध था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई है। तो ये आपका कदम्ब लिपि जो है वह कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के रूप में विकसित हुई है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करनाल का युद्ध जो कि 1739 में हुआ था, फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराया था। तो करनाल के युद्ध में जो है मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराया था, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराया था। व्याख्या देखते हैं। करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराकर जीता था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये थे आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। देखते हैं इसकी व्याख्या। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम की रचना की थी, ठीक है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरकन्या वंश के उस शासक का नाम बताए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी, ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ से देखते हैं इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उदयन था, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका उदयन था। व्याख्या देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। महानंदिन शिशुनाग वंश का शासक था, ठीक है ना। वही महानंदिन की बात की जाए तो ये आपका शिशुनाग वंश का ये शासक था। आगे देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने के लिए लक्षित था, ठीक है ना। तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, आपका रेगुलेटिंग एक्ट था। देखते हैं व्याख्या।
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने के लिए लक्षित था, ठीक है ना। और 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका 1784 का जो ईस्ट इंडिया एक्ट था, इसमें एक बात कही गई थी। आगे देखते हैं, 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है। ये भी यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन थे? घोंडो केशव कर्वे थे, ठीक है ना। कौन थे आपके? घोंडो केशव कर्वे थे, ठीक है ना। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। सेम चीज वही चीज दी गई है। घोडो केशव कर्वे भारत रत्न प्राप्त करने वाले एक समाज सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डी.के. कर्वे ने भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, ठीक है ना। इन्होंने ही प्रथम महिला विश्वविद्यालय की नींव रखी। आगे देखते हैं, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बन गया। तो यह था आपका विजयालय, ठीक है ना। विजयालय था आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या इसकी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी जिसने तंजौर पर कब्जा किया और इसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना, ठीक है ना। चोल पल्लव के सामंत थे। जो चोल आए थे ये पल्लव वंश जो था उसके सामंत थे। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। आगे देखते हैं, 1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम? जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है। तो यह था आपका ईस्ट इंडिया एक्ट, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया एक्ट आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784-1773 के विनियमन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अमरोहा के युद्ध जो कि 1305 में हुआ था, में दिल्ली सल्तनत को किसने ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? तो यह था आपका मंगोल सेना के ऊपर, ठीक है ना। मंगोल सेना के ऊपर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा 210 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। देखते हैं, अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत की मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। तो इसमें जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था उसके में जो अधिनियम बने थे उसे आपका शामिल करने की मांग की गई थी, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी से होगा। व्याख्या देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो 23 दिसंबर 1909 से लागू हुआ था, इस अधिनियम में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की सिफारिश पर किए गए सुधारों को शामिल किया गया था, ठीक है ना। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1919 के एक्ट के माध्यम से लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। इसी के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। आते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन दिया गया आपका, वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया है कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे, ठीक है। तो ये आपका यंग इंडिया में इन्होंने एक कहा था, ठीक है ना। यंग इंडिया में इन्होंने कहा था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, तो यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते हैं कि संविधान ऐसा करे। गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन लोगों के लिए किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? तो विश्वामित्र का टीला जो की बात की जाए तो ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, हरियाणा राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये आपका सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। आपका सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। देखते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। गीता चोपड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय वीरता के क्षेत्र में गीता चोपड़ा पुरस्कार दिया जाता है, इसे भी ध्यान रखिए। और तिलक पुरस्कार की बात की जाए तो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में तिलक पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ये आपका कुंभ मेला है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से
डी से हो जाएगा आपका कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है। सूरज कुंड मेला हरियाणा में आयोजित होता है। ठीक है, मेले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। तो सूरज कुंड मेला जो है आपका हरियाणा में होता है। पुष्कर मेला जो है आपका राजस्थान में होता है। और यहीं तारनेतर मेला की बात की जाए तो ये आपका गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है ना, ये भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो जो वेदांत है ये 6 विचारधाराओं में से एक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराएं हैं, कौन कौन सी? देखिएगा, न्याय दर्शन, बहुत बार पूछा था, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ठीक है ना, एक पूछा जाता है कौन से दर्शन के संस्थापक कौन थे, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ था, उसमें आपके अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, यानी अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। देखते हैं, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है ना, ये भी फैक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका, इंडिया मीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है ये लिखी गई थी आपकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा, 218 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, देखते हैं, इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया स्ट्रगल किताब लिखी थी। ठीक है, इंडिया स्ट्रगल की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज नामक किताब लिखी गई थी। ठीक है ना, हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने लिखा था। और यहीं राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज, सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया स्ट्रगल, ये सारी पुस्तकें याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो ये आपका ध्रुपद है। ठीक है ना, ध्रुपद हिंदुस्तानी जो संगीत का सबसे प्राचीन रूप है। आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा, 219 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आते हैं अगले पेज पर, देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दी गई है। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप है। ध्रुपद के निर्माता स्वामी हरिदास है। ठीक है, देखिएगा, ध्रुपद संगीत जो है इसके निर्माता कौन है? स्वामी हरिदास जी है। गजल और कव्वाली, ठीक है, गजल और कव्वाली के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, इन्हें तोता हिंद के नाम से भी जाना जाता है, अमीर खुसरो को, ध्यान रखिएगा। सूफियाना की बात की जाए तो सूफियाना कलाम एक सूफी समारोह है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेराल किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो जो चोराल है वह है आपका चेराल। चेराल ये आपका मिजोरम की एक आपका नृत्य शैली है। ठीक है ना, मिजोरम की। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। ठीक है ना, चेराल मिजोरम राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका नृत्य मुर्गा नृत्य है। ठीक है ना, मुर्गा नृत्य जो है ये कहाँ का है? नागालैंड का है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मुर्गा नृत्य नागालैंड। आगे देखते हैं, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले कौन आए थे? तो केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे। ठीक है ना, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए भी थे, क्योंकि गोवा में सबसे लास्ट में पुर्तगाली रह गए थे, वही सबसे लास्ट में गए भी थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे व्यापार के लिए और सबसे लास्ट में गए भी थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। देखते हैं, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने सबसे पहले पुर्तगाली ने की थी। ठीक है ना, अंग्रेज व्यापारियों को सबसे पहले सूरत में अपना व्यापारिक अड्डा बनाया। ठीक है, अंग्रेज जो आए थे तो इन्होंने सबसे पहले आपका कोठी कहाँ बनाई थी? वो आपका सूरत में बनाई थी। ठीक है ना, और डचों ने मसूलीपट्टनम में बनाई थी। ठीक है ना, और फ्रांसीसियों ने सूरत में बनाई थी। ये पूछा जाता कि सबसे पहले व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली थी। ठीक है ना, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय का प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो विजय स्तंभ का चित्तौड़गढ़ के निर्माण आपका राजा कुंभा ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। सेम वही व्याख्या दी गई। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने सुलह कुल के विचार पर जोर दिया था? तो सुलह कुल की बात की जाए तो इस पर आपका विचार पर जोर आपका अकबर ने दिया था। ठीक है ना, सुलह कुल की स्थापना आपकी किसने की थी? अकबर ने की था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। आपका
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अकबर ने सुलह कुल के विचार पर जोर दिया था। बाबर ने 1528 में, ठीक है, 1528 में चंदेरी का युद्ध के अवसर पर जिहाद का नारा दिया। देखिए पूछा जाता है, बाबर ने चंदेरी का जो युद्ध लड़ा था तो उसमें कौन सा नारा था? जिहाद का नारा दिया था, ठीक है ना। मुगल बादशाह हुमायूं की एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया, ठीक है ना। सबसे पहले विभाजन आपके किसने किया था? हुमायूं ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं राउलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो आपको पता है राउलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। व्याख्या देखें तो राउलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था। राउलेट एक्ट अधिनियम द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जितने दिन तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर देती थी, ठीक है ना। इसलिए इस कानून को बिना वकील, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इस कानून को क्या बुलाता है, तो इसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया है, ठीक है ना। इसे ध्यान रखिएगा। व्याख्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था? तो आपको पता है सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था राजा राममोहन राय की सहायता से, ठीक है ना। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में, ध्यान दीजिएगा, 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा? अपगत का सिद्धांत दिया था। ये भी बहुत बार पूछा गया था। अपगत का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। यही लॉर्ड कार्नवालिस को बात की जाए तो यह भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड कार्नवालिस को। आगे देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग जो है इन्हें पिंडारियों का दमन किया, ठीक है। पिंडारियों का दमन किसने किया है? हेस्टिंग ने क्या किया था? पिंडारियों का दमन किया था। आगे देखते हैं। केसर सांगा है, ठीक है। तो केसर सांगा है एक तिब्बती महाकाव्य है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से डी से जाएगा, यह एक तिब्बती महाकाव्य है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं नेक्स्ट पेज पर इसका क्या दिया गया है। आपकी क्षमा कीजिएगा थोड़ी आवाज के लिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? तो यह था आपका बीबी का मकबरा, ठीक है ना। बीबी का मकबरा जो है वो आपका आराम शाह के द्वारा बनवाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। व्याख्या देखें तो बीबी का मकबरा औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। नीला गुंबद दिल्ली के अब्दुल रहीम खान खाना ने बनवाया था, ठीक है ना। नीला गुंबद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने बनवाया था, ठीक है, जो कि आपके अकबर के नौरत्नों में से एक थे, ठीक है। आपको पता है फिर बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी का, इसे अकबर ने बनवाया था, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो पद्मावत का रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये सब आपके मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से जो जाएगा 228 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। यहीं अकबरनामा की बात की जाए तो इसकी रचना आपके अबुल फजल जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर की स्थल भी है? तो ये आपका अंबर का किला है, ठीक है ना। अंबर का किला, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, अंबर का किला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो ये आपका दिसंबर 1931 में हुआ था, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, क्योंकि प्रथम आपको 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हो गया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1930 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, ठीक है ना। 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए तो आपका 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला था। यही तृतीय की बात की जाए तो आपका 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक चला था आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन ने। कांग्रेस ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो आपको पता है बुलंद दरवाजा का निर्माण आपका अकबर ने करवाया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण, ठीक है। देखते हैं व्याख्या। सेम चीज वही दिया गया है आपका, जो गुजरात विजय के याद में जो है अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था फतेहपुर सीकरी में। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो आसान क्वेश्चन पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्लीज़ आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देश के अस्थायी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। तो यह था आपका अगस्त 1920 में शुरू किया था। ठीक है ना, महात्मा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, अगस्त 1920 में। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने केसर ए हिंद, देखिएगा केसर ए हिंद, जुलू युद्ध पदक और लोअर पदक वापस कर दिया था। ठीक है, जो भी आपके अंग्रेजों से इन्हें पदक या उपाधियां मिली थी सारे के सारे वापस कर दिए थे। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर में चौरी चौरा घटना हुई थी, एक भयानक घटना घटी जिसमें गांधी जी ने शीघ्र आंदोलन को समाप्त कर दिया। चौरी चौरा घटना के बाद क्वेश्चन पूछा जाता था कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था, तो आपका ये था आपका कौन सा आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था आपका कनाडा में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में कनाडा में हुआ था। व्याख्या देखते हैं, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कनाडा में हुआ था। इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल का पहले नाम क्या था, ब्रिटिश एम्पायर गेम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, तो ननकाना साहिब जो है यह भारत में नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। ठीक है ना, ननकाना साहिब यह धार्मिक स्थल पाकिस्तान में है। ठीक है ना, पंजाब प्रांत में है, भारत में न होकर पाकिस्तान में। नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। नांदेड़ की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। केसगढ़ साहिब पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है और पम्बारा साहिब जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, सत्याग्रह शक्ति देखते हैं, सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया, तो ये आपका सत्य पर जोर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, तो ये सत्य के जो है शक्ति पर बल दिया था। ठीक है, व्याख्या में ठीक वही लिखा है। तो आगे वाली क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया आपका जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था, तो आपको पता है पंजाब में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, पंजाब में हुआ था। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। सेम वही चीज दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, इसका डेट भी पूछा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, ब्रिटिश शासन ने पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल के भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे 1 एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में एकीकृत किया, तो इसे 1 बीघा के रूप में हुआ था। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्याख्या में वही चीज लिखी है। दिया गया आपका, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन को बढ़ाने का परिणाम था, तो इसमें जो है एकता जो थी इसमें वो है बढ़ने का परिणाम होता है। ठीक है, देखते हैं वही सेम चीज लिखा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था, तो चौरी चौरा कांड आपको पता है उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो है चौरी चौरा स्थित है। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी, देखिएगा चौरी चौरा कांड की घटना डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 में हुआ था, जिसमें कुछ गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के दिमाग की उपज थी, तो दोहरी प्रणाली जो है आपका लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली लॉर्ड क्लाइव की दिमाग की उपज थी। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में कब हुआ था, 1756 में हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था, 1756 में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस में 1893 में अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त का निर्माण किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। जमींदारी बंदोबस्त इसे ही बोला जाता, शुरुआत की थी। आगे देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त की थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने भारत की अस्थायी स्वशासन की शुरुआत की थी। तो अस्थायी स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया आपका, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था, तो जजिया कर है वह गैर मुस्लिमों पर लगाया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया गया था।
सेम वही चीज दिया गया है। तो आगे तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई के दौरान मिले थे। तो आपको पता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिले थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिले थे। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपको सीवी रमन को दिया गया था। ठीक है ना, सीवी रमन को दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। आगे देखते हैं। सीवी रमन एक भौतिक शास्त्री थे, तो इसी भी देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त करता है। ठीक है ना, ठीक है, ये किसने कहा था? तो दिया गया नहीं, वक्तव्य नहीं है। कोई सत्याग्रह अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है तो अत्याचारियों का अंतरात्मा को प्रभावित करके। ठीक है ना, उसकी अंतरात्मा जो होते हैं उसे प्रभावित करके पा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी से हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान तो कब हुई थी? कीमतें लगभग दूनी हो गई थी। ठीक है ना, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हुई थी? जो कीमतें थी वो लगभग दूनी, माफ कीजिए, कीमतें जो थी लगभग दूनी हो गई थी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। देखते हैं, वही चीज़ दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? तो आगा खां महल जो है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। आगा खां महल महाराष्ट्र में स्थित है। इस महल को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां तृतीय ने 1892 में बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया था? 1892 में बनवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो लगभग 200 साल तक भारत पर शासन किया था ब्रिटिश ने। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे धर्मनिरपेक्षी कहा जाता है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा, धर्मनिरपेक्षी। ठीक है, तो ये थे आपके सारे के सारे जो है 248 क्वेश्चन इतिहास के हमने आज यहाँ पर पूरा करवा दिया। इसके बाद आपका भूगोल का लेक्चर मास्टर वीडियो पूरा का पूरा आ चुका है, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। ये हमारा इतिहास यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम विज्ञान का पूरा लेक्चर लेकर आएंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।